इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उस हिसाब से इस टाइम पे क्या कोई सेक्टर सस्ता है। तो एक एक्सरसाइज तो क्या है, आप सारे सेक्टर्स कर सकते हैं। जैसे मैं जनरली ऑटो में नहीं करता, आप ऑटो में भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैं फार्मा में रिलेटिवली कम करता हूं या बिल्कुल स्टॉक में समझेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फार्मा सेक्टर में नहीं कर सकते, आप उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आप सारे सेक्टर्स का कैलकुलेशन करके पता करिए बेस्ड ऑन दिस कि आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर रिलेटिवली चीप है। डिसीजन तो अभी लेना नहीं है, वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको डाउ थ्योरी फोर्थ मॉड्यूल के एंड में कि कैसे डिसीजन लेना है, बट ये पहली आपकी एक्सरसाइज है। अब मेरे हिसाब से मैं कौन कौन से सेक्टर्स पे इस टाइम देखने की कोशिश कर रहा होता, तो जैसे मैंने बताया है मैं इंफ्रा की तरफ पक्का देखने की कोशिश कर रहा होता। विल वी बी राइट पता नहीं है, मतलब कहना बहुत मुश्किल है। लास्ट दिसंबर 2020 से हो सकता है हमने इंडेक्स को 1 2 3 4% से बीट कर दिया हो अगर हमने इंफ्रा खरीदा है। तो आगे क्या होगा अभी हमको पता नहीं। लेकिन एक और सेक्टर है पीएसयू बैंक्स का। अब देखिए जनरली मैं कभी भी ऐसे पीएसयू बैंक 20 जैसा या सॉरी पीएसयू बैंक जैसा, बैंक 20 तो बेसिकली उसको खरीदने का तरीका हो गया, तो 20 बेसिकली एक ईटीएफ होता है। अब इसको कंफ्यूज मत होइए, इसको भूल जाइए, इसको समझिए, ये पीएसयू बैंक इंडेक्स है, पीएसयू बैंक इंडेक्स। अब जनरली मैं पीएसयू बैंक इंडेक्स जैसी स्पेसिफिक चीज को इतना ज्यादा प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं कोशिश करता? क्योंकि देखिए बैंक्स एज अ होल अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी अर्निंग कहां जाएगी ये पता करना रिलेटिवली इजी है, वर्सेस सिर्फ पीएसयू बैंक्स की अर्निंग्स कहां जाएंगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है प्राइवेट वाले पब्लिक बैंक्स को खाते ही जाए और बैंक्स की अर्निंग तो बढ़ जाए लेकिन पीएसयू बैंक की नहीं बढ़े। तो पीएसयू बैंक, सिर्फ पीएसयू बैंक इंडेक्स को प्रेडिक्ट करना रिलेटिवली एक ट्रिकी काम है, तो जनरली हम वो नहीं करते। बट इस टाइम पे थोड़ा बहुत वो इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग क्यों लगता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी मैं 2012 तक का डेटा मेरे पास है, उसके मैंने पीएसयू बैंक इंडेक्स का डेटा निकाल लिया है। वो कहां से निकाला है? एनएससी की साइट से। उस दिन की पी रेशो मिल गई है, उस दिन की अर्निंग भी मिल गई है, और ऐसा ही मैंने पहले के कुछ साल का प्राइस और ये डेटा निकाला है। लेकिन बीच में बहुत सालों के लिए इसकी अर्निंग थी ही नहीं। मतलब पीएसयू बैंक्स क्योंकि एनपीए क्राइसिस, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक्स ने जो पैसा दिया था वो पैसा उनके पास आ ही नहीं रहा था, तो वो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं लॉस डिक्लेयर कर रहे थे। तो अब लॉस डिक्लेयर कर रहे थे मतलब अर्निंग नहीं थी। अगर अर्निंग नहीं थी तो पी बाय ई में ई क्या है ही नहीं। अगर अर्निंग है ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल। इसलिए अर्निंग भी नॉट एप्लीकेबल थी क्योंकि लॉस हो रहा होगा, और अगर अर्निंग नहीं है तो पी बाय ई भी नहीं निकाल सकते। लेकिन 16 15 14 का डेटा है, मतलब ये एनपीए क्राइसिस जब शुरू हुआ उससे पहले का डेटा हमारे पास है, जहां पे अर्निंग भी थी और पी रेशो डेटा भी था। तो मैंने आज की अर्निंग निकाली है, वो कितनी है 312, और ये अर्निंग काफी तेजी से बढ़ी है लास्ट 1 ईयर में। ये अर्निंग सच में ऐसा नहीं है कि बैंक्स प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बैंक्स ने बेसिकली जो एनपीए का लॉस डिक्लेयर कर दिया है वो बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया है कि ये सारे अकाउंट मेरे गए तो आपने सारा लॉस दिखा दिया, उसका प्रोविजन कर दिया। प्रोविजन मतलब उसको पहले ही लॉस डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि नए एनपीए उतनी स्पीड से नहीं आ रहे तो आपका प्रॉफिट ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब 2021 में भी हो सकता है बैंक को प्रॉफिट तो हुआ था, 200-300 अर्निंग्स होती यहाँ पे, लेकिन उसमें से 200 रुपए की आपने समझिए प्रोविजनिंग कर दी, मतलब लॉस डिक्लेयर कर दिया, तो कितना रहा था 53 दिख रहा था। तो ये उसकी वजह से एक जंप आया। लेकिन फिर भी इस जंप के बाद भी अगर मैं इसको हिस्टोरिकली देखूं तो अभी भी पीएसयू बैंक्स की अर्निंग कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। क्या होगा आगे वो बाकी बात है, लेकिन देखते हैं डेटा हमारे पास कितने टाइम का अवेलेबल है। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 4 5 6 7 8 साल पहले का डेटा। तो अभी मैं कोई एक नंबर नहीं ले रहा, क्योंकि वो बेस ले लूं 128 बेस ले लूं तो नंबर अलग हो जाएगा, 308 ले लूं तो नंबर अलग हो जाएगा। तो इन तीनों सालों का क्या ले लेते हैं एवरेज, और वो एवरेज कौन सी ईयर के लिए आ जाएगा? 2015 के लिए आ जाएगा। तो हमको एक बेस वैल्यू निकालनी है कि अर्निंग कितनी चल रही थी 2015 में, और इन तीनों का एवरेज डेटा लेके हमने निकाल लिया है कि 243 की अर्निंग चल रही थी कब? 2015 में। आज से कितने साल पहले? 7 साल पहले। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 साल में अगर अर्निंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बढ़ रही होती और 15% से बढ़ रही होती, ये एनपीए का इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये फ्यूचर वैल्यू अगर ये 15% से बढ़ते, कितने साल? 7 साल, 7 इयर्स के लिए पीएमटी 0, और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 243। ये 243 की अर्निंग्स आज कितनी हो जानी चाहिए थी? 646। तो मैंने अगर लिख दिया कि मेरे हिसाब से आज अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता, ये एनपीए क्राइसिस नहीं होता, सब कुछ वैसा ही चल रहा होता, तो अर्निंग जो है और ग्रोथ भी नॉर्मल चल रही होती कंट्री में, 646 हो गई होती। और उसकी क्या निकाल ली? नॉर्मल पी रेशियो। अब नॉर्मल पी रेशियो कैसे निकालें? मैं तो उसके लिए अपना जो फ्लिप डेटा शीट का डेटा है वहां पे जाएंगे और वहां पे हम यहाँ पे पी रेशियो का एवरेज निकाल लेंगे। अब मैंने आपको बताया था बहुत टाइम पे पी रेशियो थी नहीं, क्योंकि अर्निंग ही नहीं थी। तो ये 2016 के बाद बहुत टाइम तक आप देख सकते हैं अर्निंग थी नहीं। फिर 17 में थोड़े टाइम के लिए अर्निंग थोड़ी सी आई, पी रेशियो बहुत हाई दिख रही थी। क्यों हाई दिख रही थी? क्योंकि इस साल में एनपीए ज्यादा होंगे तो अर्निंग क्या दिख रही होगी? कम। इसलिए प्राइस बाय अर्निंग में ई क्या हो गया होगा? बहुत गिर गया होगा, इसलिए पी रेशियो हाई दिख रही थी। और फिर वापस अगर आप देखें तो ये डेटा फिर से पी रेशियो बंद हो गया, नॉट एप्लीकेबल, लॉसेस डिक्लेयर हो गए। फिर बाद में लास्ट में कुछ टाइम से आजकल पी रेशियो आ गई है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा 2016 पे जा रहा हूं फॉर मेकिंग इट सिंपल, और 2016 जिससे पहले अर्निंग की प्रॉब्लम नहीं होती थी वहां पे मैं जाऊंगा और देखूंगा कि एवरेज पी रेशियो कितनी ले ले। तो 16 जहां पे ये जैसे आप देख रहे हैं 17 में कोई पी रेशियो नहीं है, 16 का डेटा देख रहे हैं यहां पर आ गया। तो 23 मई 2016 तक एनपीए का ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उससे पहले सारे सालों की अर्निंग है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एवरेज निकाल देता हूं। एवरेज ये 35 वाला नंबर, और यहां से लेके कब तक जो भी डेटा हमारे पास है पीछे चले जाते हैं। आई थिंक 2007 तक का डेटा है, ये रहा 2007 तक का डेटा। एंटर किया तो पता लगा 9.8।
अब क्योंकि पीएसयू बैंक्स इनकी अपनी प्रॉब्लम होती है, इतने अच्छे नहीं माने जाते, तो मार्केट ऑन एन एवरेज इनको कभी हाई पी रेशियो देती नहीं है। वो आपको दिख सकता है 9.8 की पी रेशियो एवरेज है। बाकियों की पी एवरेज 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। जिन कंपनीज की अर्निंग बहुत स्टेडी होती है या सेक्टर की अर्निंग स्टेडी होती है, उनकी अधिकतर पी रेशियो मार्केट हमेशा क्या देती है, ज्यादा देती है। इनके केस में 9.8 देती है। तो हम यहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज अगर पी रेशियो नॉर्मल चल रही होती विच इज 9.8 के आसपास और अर्निंग भी नॉर्मल चल रही होती 646 के आसपास, तो प्राइस को कितना होना चाहिए था फेयर वैल्यू 646 इंटू 9.8, तो 6330 होना चाहिए था आज। लेकिन चल कितना रहा है 2403। तो यहां पर हमको तो काफी 50% से भी ज्यादा बड़ा डिस्काउंट दिख रहा है। तो इसलिए हो सकता है कई लोग पीएसयू बैंक बीज में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो जाए। पीएसयू बैंक बीज में क्या प्रॉब्लम है, अगर यही कैलकुलेशन नंबर्स मेरे को बैंक में दिखते, बैंक इंडेक्स में, तो फिर मैं पूरा बैंक इंडेक्स लेने में बिल्कुल भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये पीएसयू बैंक है इसलिए क्या है, बहुत नीश है। तो यहाँ पे अर्निंग्स का क्या होगा ये पता करना रिलेटिवली मुश्किल है। जैसे मुझे ये पता है कार शायद बिकते रहेंगी, ये पता करना शायद रिलेटिवली इजियर है, इतना आसान नहीं है बट रिलेटिवली इजियर। लेकिन इलेक्ट्रिक बिकेंगी या पेट्रोल वाली कार बिकेंगी या डीजल वाली, ये पता करना रिलेटिवली मुश्किल हो सकता है, या हाइड्रोजन वाली। वैसे ही बैंक अच्छा करेंगे पता करना इजी है, लेकिन पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक कैसा करेंगे, उनकी अर्निंग कैसी होगी, वो अर्निंग एस्टिमेट करना रिलेटिवली क्या है, मुश्किल। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है कि ये भी 15% से बढ़ता ही रहेगा। जैसे जैसे प्राइवेट बैंक बड़े होंगे पीएसयू बैंक भी बड़े होते ही जाएंगे। हमने इस पे ये अजम्पशन नहीं लिया कि पीएसयू बैंक को प्राइवेट बैंक बहुत ज्यादा उनका बिजनेस ले सकते हैं, क्योंकि इतने सालों में इतनी आसानी से प्राइवेट बैंक जो है वो पीएसयू का बिजनेस नहीं ले पाए। आज से जब 1990s में और 2000 में जब प्राइवेट बैंक्स आए थे तो सबने बोला था कि प्राइवेट बैंक्स आएंगे और पब्लिक बैंक को खत्म ही कर देंगे। बट आप देख सकते हैं इनफैक्ट इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक तो इंडिया में ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर ही नहीं पाए। तो अगर ऐसा होता है कि पीएसयू बैंक्स अपना शेयर होल्ड कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनकी अर्निंग काफी तेजी से बढ़ सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा कि सच में कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। मोस्ट प्रोबेबली बस ये होगा कि वो जो एनपीए का डिक्लेयर हो रहे थे वो होना बंद हो जाएंगे और उसकी वजह से अर्निंग्स आपको एकदम से क्या दिख सकती है, ज्यादा। और अगर पी रेशियो एवरेज पे आ गई 9 पे, 8 पे, 7 पे, तो यहां से मार्केट का इस इंडेक्स के बढ़ने का स्कोप अच्छा खासा लगता है। तो मैं इंफ्रा थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक बीच में इंटरेस्टेड हो सकता हूं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, डिसीजन अभी नहीं लेना है। डिसीजन मेकिंग हम आगे वाली वीडियोस में सीखेंगे। अब हम क्या क्या कर चुके हैं एक बार समझिए। सबसे पहले हमने ये बात करी कि इंडेक्स सस्ता और महंगा कब होता है, उसके लिए हमने एक चीज के बारे में बात करी थी, वो क्या थी, पी रेशियो। हमने पहला मॉड्यूल पी रेशियो पे डाला। फिर पी रेशियो पे हमने समझा कि इसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हमने क्या ऐड कर दी, अर्निंग ग्रोथ रेट। और अभी तक हमने ये समझा है कि कभी भी कोई सेक्टर को या इंडेक्स को सस्ता और महंगा बोलने से पहले सिर्फ पी बाई ई नहीं देखनी चाहिए। पी बाई ई जो फर्स्ट मॉड्यूल में सीखा वर्सेस अर्निंग ग्रोथ रेट जो थर्ड मॉड्यूल में सीखा, दोनों को क्या करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। फिर हमने ये भी सीखा कि ये जो नीचे खरीदना ऊपर बेचना, इवन बेस्ड ऑन ईजीआर एंड पी, यहां पे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए क्या कर दो, निफ्टी जैसी जगह पे एसआईपी कर दो। तो अभी तक हमने ये सब बातें करी। निफ्टी सस्ता महंगा कब होता है इसके बारे में बात करी, पी और अर्निंग ग्रोथ रेट देख के। एसआईपी कैसे प्लान कैसे बनाना चाहिए वो देखा। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कैसे सोचें वो देखा। सेक्टर्स कैसे पता करें सस्ता महंगा कब होता है वो देखा। अब हम एक और नया फोर्थ मॉड्यूल में जा रहे हैं और वहां पे हम एक अपनी थ्योरी सीखेंगे जो हमारी खुद की थ्योरी है, इंस्पायर्ड बाय डाउ थ्योरी। डाउ वगैरह क्या है हम बात करेंगे, तो वो अब हम सीखना स्टार्ट करेंगे, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आप कोर्स में सीखने वाले हैं। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि फोर्थ मॉड्यूल तक तो आपको पहले देखना ही चाहिए और तब डिसीजन लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो फोर्थ मॉड्यूल थोड़ा सा आपको उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा देना पड़ेगा, सीखने को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ पड़ जाए तो यूजफुलनेस भी बहुत ज्यादा लगेगी। और उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग भी थोड़ा बहुत करना, डिसीजन लेना भी थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट कर देंगे। और फिर हम बात करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स, ऑप्शंस और इन सब चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे कोर्स में।